अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 59 है। चैप्टर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं जी, रिलायंस ऑन अदर्स। मतलब है कि ऑडिटर की अपनी तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट की, लेकिन क्या वो ऑडिट के दौरान हेल्प ले सकता है किसी से? तो इसमें भाई हमने कल स्टार्ट किया है आइजा 610 इंटरनल ऑडिटर की हेल्प लेना। इंटरनल ऑडिटर हमें पता है कि लिस्टेड कंपनीज के केस में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017 है पाकिस्तान में, वो ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी ने लाजमी इंटरनल ऑडिटर रखना है। तो भाई उस केस में तो हम ऑब्वियसली हेल्प उधर से ले सकते हैं, लेकिन अगर मौजूद ही नहीं है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंटरनल ऑडिटर की, जो कि हमने कल कुछ पढ़ी भी आमतौर पर होती हैं, लेकिन लेट्स से उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऑडिट से रेलेवेंट है ही नहीं, तो भाई फिर हम आइजा 610 क्यों अप्लाई करेंगे, क्यों हम उसकी हेल्प लेंगे? ऑब्वियसली नहीं बनती। हमने कल बात की कि आप इंटरनल ऑडिटर से दो तरह से हेल्प ले सकते हैं। एक है कि आप उसके किए गए काम को इस्तेमाल कर लें जो उसने ऑलरेडी किया भी होगा, या आप उसको बता सकते हैं कि यार ये मेरी मटेरियलिटी है, ये मेरी अप्रोच है, ये पर्पज है मेरा, इसके लिए मुझे चाहिए। वो आपको दोबारा भी करके दे सकता है न्यू काम, लेकिन वो टोटली वही करेगा, आपकी डायरेक्शन में नहीं करेगा, आपकी सुपरविजन में नहीं करेगा। हाँ, आप उसको रिव्यू जरूर करोगे इस्तेमाल करने से पहले, उसकी बंदे की ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, उसकी अप्रोच को जरूर स्टडी करोगे कि क्या उसका काम आपके लिए रेलिवेंट और एडिक्वेट है भी या नहीं। एक तरीका था ये कि उसका काम इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा तरीका अगर क्या है कि आप उसको खुद काम करवाएं, कोई आप अपनी डायरेक्शन में, अपने सुपरविजन में, अपने रिव्यू में उससे कोई काम करवाएं। ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस लेना। क्या लेना भाई? डायरेक्ट असिस्टेंस लेना। ठीक है कि आप उससे डायरेक्टली असिस्ट करवा सकते हैं अपने आप को। ये एक दूसरा तरीकाकार है। पहला हमने कल पढ़ लिया था, आज हम जरा बढ़ते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस की तरफ। तो सर उसके लिए है कि डायरेक्ट असिस्टेंस कंसिडरिंग द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। पहले तो भाई हम ये देखेंगे ना कि क्या हर जगह पे हम उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी भी तरह के काम में डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं, या कुछ चीजें हैं जहां पर हम उससे नहीं ले सकते असिस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो अंदर का बंदा है, ऑब्वियसली उसके काम करने के तरीका का डिफरेंट है। हम उसको समझ तो लेंगे काम करने के तरीका को, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हर चीज हम उससे करवा सकते हैं? जैसे हमने कल भी कहा कि हम उससे लिमिटेड जजमेंट वाले काम लेते हैं जो उसने किए हुए हैं, जिसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व थी। तो भाई इधर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, अब तो ये डिसाइड होगा ना। तो आगे जरा देखते हैं। कहते हैं कि इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, और लॉ ने भी मना नहीं किया हुआ, देन दे मस्ट इवैल्यूएट द एक्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हु विल बी प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस। मतलब दो चीजों को देख लो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, कोई बहुत बड़ा थ्रेट तो नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो अपनी मैनेजमेंट से। ठीक है, और सेकंड क्या, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। जो थर्ड है अप्रोच वाला मसला होगा, तो वो इतना बड़ा मसला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो अप्रोच आपकी चलेगी यहाँ पे। बात समझने, बड़ी लॉजिकल सी बात है। जब आपने उसका काम लेना था, उसका काम करने का तरीका भी डिफरेंट है, उसने अपने काम के हिसाब से करना था। इसलिए हमने कहा था व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, तो फिर आपने उसकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ अप्रोच को भी अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो ठीक है। यहां पर अप्रोच की बात नहीं कर रहे, तो दो चीजों को बात देख लो, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। अप्रोच तो आप अपने इस्तेमाल करवाएंगे क्योंकि आपने उससे अपने काम करवाने हैं। ठीक है, अच्छा, फिर वो कहते हैं दिस इवैल्यूएशन मस्ट इंक्लूड इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स regarding interest and relationships that may create threat to objectivity. External auditors shall not plan to use internal auditor to provide direct assistance if, कब भाई हम उससे direct assistance नहीं लेंगे? If there are significant threats to objectivity, लग रहा है कि objective ही नहीं है बंदा, independent नहीं है, unbiased नहीं है, तो फिर उससे काम ना ले। दूसरे नंबर पे अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कॉम्पिटेंस बिल्कुल ही नहीं है, सफिशिएंट कॉम्पिटेंस ये लैक कर रहा है, ठीक है, फिर भी ना ले। या अगर कानून ने मना किया हो तो फिर भी ना ले। तीन सिचुएशन है जब हम उससे काम नहीं, प्लान ही नहीं करेंगे उससे लेने का। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो तो आगे की बातें है ना कि किस किस तरह का काम करवाना है, वो एक अलग चीज है। फिलहाल तो बात हो रही है कि क्या इससे काम लेना है कि नहीं। कहते हैं कि इन तीन में से कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है, कानून ने मना किया हुआ है, या आपको लगता है इसके अंदर कॉम्पिटेंस ही नहीं है सफिशिएंट, या वो बंदा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है,
सही है, वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो भाई फिर तीन चीजों की बेस पर इनमें से कोई भी हो गया, प्लान ही ना करो उसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, अब आगे बात, when determining the nature and extent of direct system work, अब अगली बात है कि चलो आपने सो लिया है, इसको इन्वॉल्व तो कर लो, ऑब्जेक्टिवली ठीक है, इतनी भी इम्पेयर्ड नहीं है, इतनी भी डैमेज नहीं है, कॉन्फिडेंस ठीक है, कानून ने भी मना नहीं किया हुआ, चलो यार उसको यूज कर लो, लेकिन क्या आप हर काम में यूज करें? नहीं सर, उसकी नेचर देखें काम की क्या है, उसकी एक्सटेंट देखें, किस लेवल का काम है, किस हद तक काम आप उससे करवा सकते हैं। इन चीजों को कंसीडर करने के लिए ऑडिटर को चाहिए एक तो देखें कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है। सही है, अगर बहुत ज्यादा जजमेंट वाला काम है, एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसको ना लेकर चले, खुद करे वो काम। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना ज्यादा है, अगर कम रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है या मीडियम लेवल का है, देन आप उससे करवा लें। अदरवाइज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, परवेसिव रिस्क है हाई से भी बहुत ज्यादा, तो भाई फिर भी आप खुद करें, उससे ना करवाएं। Then external auditors evaluation of the existence of threats to objectivity and level of competence of internal auditor who will be providing such assistance। इस तरह का ऊपर आपने जो कुछ ना कुछ थ्रेट्स देखे होंगे ना, चलो आपने उसको क्लियर कर दिया होगा कि ज्यादा नहीं है, कुछ ना कुछ तो देखे ना भाई, वो इवेल्युएशन आपकी क्या थी, उसकी कौन कौन से मसाइल थे, उसके अंदर कौन कौन से एरियाज में आपको थ्रेट लगे हैं, आपको लगे फला बंदे के साथ इसका ज्यादा उठना बैठना, आप उस बंदे का काम ना दें इसको। आपको लगता है अच्छा इस चीज की कॉन्फिडेंस में नहीं, आप उस तरह का ना दे, कोई और दे दे। ठीक है ना, हो सकता है ना कि बंदा है वो काफी चीजों में कॉम्पिटेंट है, कुछ चीजों में इनकॉम्पिटेंट भी है, उसको नॉलेज नहीं है, तो भाई वो जो ना दें आप उसको। अगर आपके काम के मुतालिक वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, आपको लगता है कोई ना कोई काम ऐसे करवाऊंगा बड़ा अच्छा करेगा, तो भाई वो वाला तो करवाओ ना। ठीक है, इसको भी कहता हूँ कंसीडर करो। देन वो कहता है वेदर एन एग्रीगेट यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू द एक्सटेंट प्लान्ड together with the planned use of work of the internal audit function would still result in external auditor being sufficiently involved in the audit। हाँ, कहता है ये बात भी याद ज़हन में रख लें कि भाई आपने दो मौके थे, आपको दो तरीका का, एक था उसका काम इस्तेमाल कर सकते थे, दूसरा उसे डायरेक्ट असिस्टेंस दे सकते थे। अगर ये दोनों करने के बावजूद भी एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद भी बीच में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो भाई फिर रहने दो ना। बात आई समझ? अगर मतलब है कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपको खुद भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ रहा है जितना आप अगर वो उनसे ना करवाते फिर होना था, तो भाई फिर फायदा नहीं ना उसका। इससे उन्होंने कहा कि तीन चार बातों को आप कंसीडर कर लें। ठीक है, ISA 610 precludes the use of internal audit to perform direct system procedures that are as follow। वो कहता है चार चीजों के ऊपर ISA 610 मना करता है कि आपने ये इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस के तौर पे नहीं करवाने। चार चीजें मना कर, देखो पीछे उसने प्रिंसिपल बताया है, उसूल बताया। उसूल क्या है यार, ज्यादा जजमेंट वाला ना करवाओ, मतलब इन चीजों को कंसीडर कर लें, जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ मटेरियल कितना इन्वॉल्व है, आपको खुद कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है उसके अंदर, ये कुछ चीजें उसने कहा यार इसको कंसीडर कर लें उसको काम देते हुए। अब वो कहता है कि ISA 610 कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि चार तरह की चीजें करवानी ही नहीं है उससे। कौन सी चीजें? पहले नंबर पे ऐसी फ्रॉड रिस्क की डिस्कशन, वो उसके साथ आप डिस्कस ना करें। हाँ, उससे आप इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं, ISA 240 और ISA 315 के अकॉर्डिंग इंक्वायरीज करो कि उसको पता है कि नहीं। अदरवाइज अपने वाले जो फ्रॉड रिस्क है ना, वो ना उसको बताओ, अंदर जाकर बता सकता है। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं कि आप कुछ ऐसे प्रोसीजर बनाना चाह रहे हैं, उनकी टाइमिंग या उनकी नेचर जो क्लाइंट को नहीं पता था कि आप चाहते हो और हमारे आगे कोई फ्रॉड शॉट पता भी लगे हमें, तो वही उसको ना बताओ, तो आगे जाके बता देगा। ठीक है, फिर वो कहता है अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, ये उसको उसके साथ में डिस्कस करो, कितनी की जजमेंट इन्वॉल्व है, कितना के रिस्क है काम के अंदर, हाई रिस्क काम आपने उसको नहीं दे रहे। इस तरह सिंस इन अकॉर्डेंस विद ISA 505 the external auditor is required to maintain control over external confirmation requests and generate। इस तरह उसने कहा कि ISA 505 आपने पढ़ लिया हुआ है, ISA 505 का बेसिक एसेंस, बेसिक मवाद क्या है, वो आपसे कॉन्सेप्ट ये चाहता है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो भिजवानी उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर होल्ड आपको होना चाहिए। याद है हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि भाई जान पार्टीज को कौन चूज करेगा, किस किस को भेजनी है, ऑडिटर चूज करेगा। पार्टीज को लेटर डिस्पैच कौन करवाएगा, ऑडिटर करवाएगा। पार्टीज का लेटर वापस किसको आएगा, ऑडिटर को आएगा, ताकि हमारा कंट्रोल हो, बीच में इंटरफेरेंस आपने बर्दाश्त नहीं करनी क्लाइंट की। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन भिजवाने में ये ना हो गया आपसे कि चलो तुम कंफर्मेशन जो मुनासिब लगता है पार्टियां चूज करो, बनाओ और भेजो। कहता है ये नहीं है। हाँ,
ये हो सकता है कि आप उससे फॉर्मेटिंग करवा सकते हो, उससे ड्राफ्ट करवा सकते हो, अपनी बताई हुई चीज उसको फिर रिव्यू करके आप भिजवा दो, ठीक है। लेकिन आप उसको नहीं कह सकते अपनी पसंद की पार्टियां चूज करो, ठीक है, और उनको भिजवाएं, वो ये सारा नहीं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाना है। कंट्रोल निकल गया तो आइजा 505 कहता है ऐसी कंफर्मेशन का फायदा ही कोई नहीं है, कहता है ये बिल्कुल फारिग हो गया एविडेंस आपका, ठीक है। तो भाई ये 4 चीजें उसने आपको मना कर दी हैं करवाने से, ओके जी। अब आगे बात कम्युनिकेशन में 2 रिक्वायरमेंट्स। आइजा 610 रिक्वायर्स द एक्सटर्नल ऑडिटर टू कम्युनिकेट द प्लान्ड यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट। जाहिर है, देखिए जब हमने इंगेजमेंट लेटर बनाया होगा ना, इंगेजमेंट लेटर बना तो बिल्कुल स्टार्ट में, जब हम अभी ऑडिट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो हमने उनको सारा बताया था। उसमें हमने कहा था कि टीम की कॉम्पोजिशन क्या होगी, स्टाफ की डिप्लॉयमेंट क्या होगी, इंटरनल ऑडिट का यूज होगा या नहीं होगा, ये तो भाई आपने तभी बता देना है इनको कि सर हमें जरूरत पड़ेगी, तो इनको जरा फ्री भी रखना है, इनको समझा भी देना है कि इंडिपेंडेंटली मान लिए काम करना है। एक तो उस वक्त बता रहे हैं, बाकी जाहिर जब स्टार्ट करना उससे पहले बता रहे हैं। अब आगे बात आई कि यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। Prior to using internal auditor provide direct assistance, the external auditor shall क्या करेगा, सबसे पहले भाई उसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट किया जाएगा ऑथराइज पर्सन ऑफ एंटिटी के साथ, मतलब है कोई डायरेक्टर वगैरह उनकी तरफ से कि वो अलाउ कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को कि वो हमारे साथ काम करे और वो इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा एक आप एग्रीमेंट करेंगे भाई किसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, कि वो इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा जो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ वो काम कर रहे हैं। आइए बात समझ, जब आपने इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेना है, तो पहले तो एक एग्रीमेंट आपने कर लेना है। वो जरूरी नहीं लंबा चौड़ा एग्रीमेंट, सिंपल बात भी हो सकती है। किसके साथ, अपने 2 रिक्वायरमेंट्स या उनमें से जो ऑथराइज पर्सन है जो डील करते हैं इन चीजों को, उसके साथ कि भाई इसको हम ले रहे हैं और आप इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि इंटरनल ऑडिटर के साथ भी कर लो कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी आपने ब्रीच नहीं करनी, जो हमारे साथ आपकी बातें डिस्कस होंगी आपने आगे अंदर जाके नहीं बतानी। The external auditor shall direct, supervise and review the work performed by the internal auditor on the engagement in accordance with ISA 220। वो ISA 220 क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक वो सारा कुछ डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करेगा, ओके। In so doing, nature, timing and extent of direction supervision review shall recognize that the internal auditor not independent of the entity। ये आपने ज़हन में रखना है, कहता है रिव्यू करते हो ना, ये आपने ज़हन में होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंटिटी से, आप इंडिपेंडेंट है वो नहीं है, मतलब है कि आपने थोड़ा सख्त किस्म का रिव्यू इनका करना है, ठीक है। और कहता है जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है, जहां पे थ्रेट्स ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह को, वहां पर थोड़ा आपने ज्यादा अलर्ट रहना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है चीजों को। एंड द रिव्यू प्रोसीजर शैल इंक्लूड एक्सटर्नल ऑडिटर चेकिंग बैक टू द अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस। एक तो उसने काम कर लिया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार चलो मुझे सेल वेरीफाई करके दो, उसने कर दी वेरीफाई। अब सैंपल बेसिस पे खुद भी देखो भाई जो उसने वेरीफाई किया है क्या वो सही है, उसने लिखा हुआ है यहाँ जी अप्रूव्ड है, सेल्स ऑर्डर आया था, डिस्पैच जीडीएन बन गया आपका, ठीक है, बैंक में पेमेंट आ गई, रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया, उसने टिक्के मारी हुई है। तो भाई खुद भी देखो कोई सैंपल बेसिस पे आके कि क्या ये सही कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब है उसके कहने का कि आपने भूलना नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मतलब है कि वो डिपेंडेंट ही है ना उनके ऊपर से, इंडिपेंडेंट तो नहीं है वो, ये आपने भूलनी नहीं है बात, तो आपने थोड़ा सा सख्ती से इसका रिव्यू करना है, ओके जी। खैर बस बाकी अभी जनरल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। तो भाई एक तो जो आपको थ्रेट्स या ऑब्जेक्टिविटी में कॉम्पिटेंस में थ्रेट्स नजर आए हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करें, जो आपने उसकी इवेल्युएशन की है सारी, क्योंकि जरूरी है ना, देखिए जो रिक्वायर करता है स्टैंडर्ड वो सारा आपने डॉक्यूमेंट करना होता है। तो स्टैंडर्ड आपसे यही कहा था उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी कॉम्पिटेंस है उसको देखें, उसको वैल्यूएट करें, उसके थ्रेट्स हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, फिर आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया हो उसको डॉक्यूमेंट करें, आपने एक एंटिटी के साथ एग्रीमेंट किया हो उसको डॉक्यूमेंट करें, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है काम की उसके साथ उसको डॉक्यूमेंट करें, आपने उसको कब कब रिव्यू किया है, डायरेक्ट किया है, सुपरवाइज किया है, किस बंदे ने किया है उसको देखें, क्योंकि आपसे मेरा यहाँ पूरी ओवरऑल ऑडिट टीम है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपने इस तरह वो डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो भाई आइएगा समझ पड़िए नहीं, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का हमने पढ़ लिया कि आप उसके काम को कैसे इस्तेमाल करेंगे और उससे डायरेक्ट असिस्टेंस कैसे लेंगे, दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। काम में उसका अपना तरीकाकार है, वो अपने तरीके के मुताबिक काम करता है, आपको काम करके देता है। डायरेक्ट असिस्टेंस से मुराद है कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होता है, जो आप चाहोगे वो करेगा, ठीक है। तो ये चीज है।
अच्छा जी, अब एक छोटा सा स्टैंडर्ड है आइजा 620 ऑडिट एक्सपर्ट का। ऑडिटर एक्सपर्ट हमने भाई ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड आइजा 500 पैरा 9 उसका मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर बात करता है, क्योंकि उसमें बात आती है कि अगर ऑडिट एविडेंस जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मुराद क्या है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई थर्ड पार्टी बंदा हायर किया गया था किसी काम के लिए, उसने वो डॉक्यूमेंट बनाया, तो आपने उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह भी देखनी है। ठीक है, वो सारा कुछ देखना, क्या उसकी रिपोर्ट आपके काम की है नहीं है, वो तो सब मैनेजमेंट का बंदा। तो हमें ऑडिट ये भी अलाउ करता है आइजा 620 कि अगर ऑडिटर को नीड है, उसको रिक्वायर्ड है, तो वो बंदा ऑडिटर एक्सपर्ट भी हायर कर सकता है। ऑडिटर एक्सपर्ट से मुराद क्या है, ऑडिटर की तरफ से हायर शुदा ये सही वर्ड है, ऑडिटर की तरफ से हायर्ड पर्सन जो के ऑडिटर के नॉलेज के अलावा किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, बहुत चीजें हो सकती हैं, ये स्पेशली बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यूएशन होती है, देन आपका समझ लें कि ये जो ग्रेचुटी वगैरह, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं, इसके डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। स्टैंडर्ड से आता है, इसके IS 26 है, वो इसके डिस्क्लोजर्स मांगता है कि भाई इसके डिस्क्लोजर्स दें, अगले सालों में कितनी आपको लग रहा है कि पेमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, कितने लोग छोड़ के जाएंगे, कितने लोग उनकी डेथ होगी। अब ये भी एस्टिमेट्स होते हैं, ऑडिटर खुद नहीं कर रहा होता है, इसके लिए एक्चुअरीज होते हैं, एक्चुरियल साइंसेस की डिग्री उनके पास होती है, उनकी भी फॉर्म्स हैं, वो ये काम कर रही होती हैं। इसी तरह बहुत सी चीजें होती हैं, एस्टिमेट डिफरेंट चीजों में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास कोई रिजर्व्स हैं, वो कोयले के रिजर्व्स हैं, माइंस हैं, भाई अब माइंस पता नहीं वो दिखने में तो नहीं समझ आए कितना बड़ा हुआ रिजर्व, उसके एक्सपर्ट भी होते हैं जो आइडिया लगाते हैं। ऑयल रिजर्व्स हैं, उनके भी हैं। ठीक है, शेयर्स हैं लिस्टेड कंपनी के, उनकी क्या फेयर वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू उनकी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए एक्सपर्ट हायर किए जा सकते हैं। आगे भाई इंट्रोडक्शन, द टर्म एक्सपर्ट का मतलब वो कहता है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा अगर किसी के पास कोई स्किल्स हैं तो वो एक्सपर्ट कहलाएगा। वहां पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या टैक्स वाली स्किल वाला भी हो सकता है। देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आमतौर पे टैक्स में भी अच्छे होते हैं, आमतौर पे, जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में अगर एक ही फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है फिर आप हर चीज में ना हो। इसलिए वैसे मैं अक्सर सजेस्ट भी करता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स को चाहिए कि किसी एक फील्ड की बजाय डिफरेंट स्किल्स सीखें। बड़ी फर्म्स में चले तो जाते हैं, लेकिन बड़ी फर्म्स का अपना फायदा तो हो जाता है, उनके पास स्पेशलाइज्ड पर्सन आ जाता है। स्टूडेंट का भी हो जाता है फायदा कि उसको एक ही स्किल आ जाती है। ऑडिट उसने 3.5 साल कर लिया होता है, टैक्स उसने कर लिया होता है, लेकिन भाई डिफरेंट स्किल्स नहीं आती। आपको डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना बाद में, तो आपको आपके हर चीज के लिए एक्सपर्ट हायर करते फिरोगे तो खुद क्या कमाओगे फिर। ठीक है, और जॉब में भी ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जिनके पास डिफरेंट तरह की स्किल्स हों। अच्छा जी, अब उसने एग्जांपल दिया, जैसे लीगल ओपिनियन लिया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूएशन करवाई जा सकती है, ऑयल एंड गैस उसके एस्टिमेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पढ़ने पड़ रहे हैं, उसके अंदर इंतहाई टेक्निकल लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है। आप लीगल पर्सन थोड़ी है, तो हो सकता है आपको लॉयर वगैरह एंगेज करना पड़ जाए। कंपनी के ऊपर कोई केसेस हैं, कंपनी ने कोई केसेस किए हुए हैं, कंटीजेंसी वगैरह निकालनी है, उसकी देखना है कि क्या केस कंपनी के हक में है, के खिलाफ जाएगा, इस तरह के ओपिनियन लेना बेसिकली। एक तो कंपनी ने अपने लीगल एडवाइजर का लेकर दिया होगा, एक आप अपने के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह उसने कहा कि टैक्स से कोई कंप्लायंस के बहुत अजीबोगरीब से इशू हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, आप कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं नोट दैट द आइजा कवर्स द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। ये वाला जो आइजा ना, ये ऑडिटर एक्सपर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नहीं कर रहा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट आइजा 500 के अंदर डिस्कस्ड है, ओके, वो उधर डिस्कस्ड है, इधर वो हम बात करें ना ऑडिटर के एक्सपर्ट की। तो ये आइजा 620 जो है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, वो कहता है द ऑब्जेक्टिव इज टू अलाउ द ऑडिटर टू डिसाइड वेदर टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, क्या इस्तेमाल करना भी है, एंड असेस वेदर द वर्क इज एडिक्वेट, और जो अगर चलो करना ही है तो जो काम हमें दिया जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ, क्या वो एडिक्वेट भी है या नहीं है। पहले नंबर पे सवाल है कि क्या जरूरत है पूछने की, और ये आई बिलीव लास्ट पेपर में शायद आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट में आया मेरे ख्याल में। ठीक है, तो या उससे लास्ट मुझे लगता है इसे स्प्रिंग 24 में आया था कि क्या एक्सपर्ट हायर करने की नीड भी है या नहीं है। तो भाई ये भी एक पहला मसला है। दूसरा मसला है कि भाई चलो एक्सपर्ट
कर तो लिया, उसका वर्क, उसका जो काम है क्या वो काफी है नहीं। तो पहला आ गया असेसिंग द नीड फॉर एक्सपर्ट। कहता ऑब्वियसली एक्सपर्ट को हायर करेंगे, अल्लाह वास्ते तो उसने काम करने ही नहीं है, वो आपसे पैसे लेगा, वो फी चार्ज करेगा। तो इसलिए आपको पहले तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पड़ेंगे ना, कि उसको रखने का बेनिफिट कितना है, फायदा कितना हो रहा है मुझे, और कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आपको फायदा ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको रखें, ठीक है। व्हेन डिसाइडिंग whether to use an expert to assist in obtaining sufficient appropriate evidence, the author should consider such factors. क्या factors? Nature, significance and complexity of the matter. Matter की nature क्या है, क्या इस nature का है कि आपको नहीं आता, कितना का अहम है, अगर immaterial से matter को फारिग कराओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कितना है, बेसिकली आपने ये देखना है ना कि यार क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, क्या ये काम करने वाला भी है, जरूरी भी है, फारिग है, ये आपने देखनी है। देन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, उसके अंदर मटेरियल स्टेटमेंट का रिस्क कितना, अगर तो रिस्क बहुत ही कम है तो यार इग्नोर करो, जरूरत ही क्या है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एविडेंस सच एज वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज्ड। कहता है ऑल्टरनेट भी सोचने, हो सकता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को देखकर ही आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लें कि हाँ यार सही, आपको नीड ही ना पड़े। तो बेसिकली आपने दो तीन चीजें सोच लेनी है कि यार क्या इस काम के ऊपर मुझे कहीं और से एविडेंस मिल सकता है, क्या इस काम के अंदर इतना रिस्क है कि एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना पड़े, क्या ये काम इस नेचर का है जो मैं नहीं कर सकता, या इस कदर कॉम्प्लेक्स नहीं है कि एक्सपर्ट की नीड पड़े। तो आपने कुछ चीजें कंसीडर कर लेनी है। लेट्स से आपने कंसीडर किया और आपको पड़ गई जरूरत कि भाई नहीं एक्सपर्ट तो रखना पड़ेगा। अब आगे असेसिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ISO 620 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू अप्लाई द प्रोसीजर सेट आउट बिलो। वो कौन सा प्रोसीजर है? द ऑडिटर शुड असेस द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। इनमें से किसी तरीके से आपने करना है। भाई कौन से हैं? उसका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको उसके साथ क्या है, अगर कोई काम किया हुआ है, देखो बाहर का बंदा है, जब भी आपने लेना आपने उसके कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कैपेबिलिटी लाजमी देखनी है, लाजमी देखनी है, क्योंकि आपके साथ वो आपके तरीकाकार के मुताबिक काम नहीं कर रहा, आप में से वो नहीं, आपको क्या पता उसकी क्या कॉम्पिटेंस है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है। तो पहले तो भैया आप उसको असेस करें। अगर इसको असेस करते हुए आपने अगर पहले उसके साथ कोई काम किया हुआ है तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका क्या है, उसके साथ एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें। दूसरे ऑडिटर से पूछ सकते हैं, हाँ भाई ये तुम लोगों ने इसके साथ काम किया, किस तरह काम करता, बंदा इतने काबिल है कि ये चीजें कर सकता है। उसके साथ जाहिर है दूसरे लोगों के साथ आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैंने फलां इतनी डिटेल के अंदर चीजें बताना है। ये बता सकते हैं कि यार सिक्योरिटीज की करवानी है, फेयर वैल्यू या लेट्स से बिल्डिंग फेयर वैल्यू करवानी, सही कर लेते हैं, बंदा 2 नंबर तो नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप पूछ सकते हैं। नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोई लाइसेंस वगैरह उसके पास है, पब्लिश पेपर वगैरह, मतलब ये सारी चीजें उसकी कॉम्पिटेंस को भी शो कर रही हैं और कि वो कर सकता है कि नहीं। देन ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड्स, एक्सपर्ट्स फील्ड ऑफ एक्सपर्टी, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लें, ठीक है। फिर वो कहते हैं एग्री टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद एक्सपर्ट, उसके साथ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, क्या क्या काम उसने करने हैं, नेचर स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरह की रिपोर्ट देगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये मतलब कुछ चीजें उसके साथ आप कर लें। फिर वो कहते हैं उसके एक्सपर्ट के वर्क को देखें, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। तो देखें भाई उसने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं वो रीजनेबल हैं, वो रेलेवेंट हैं। ये ना हो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली, आप वाला 1.5 करोड़ निकाल के बैठा हो, आपको समझ नहीं आ रही है भाई ये इतनी कमी ऊपर कैसे, आपको लग रहा है ये तो मेरे मुताबिक 2.5 करोड़ की है, तो ये कोई बहुत ज्यादा ही ना, मतलब कि हीरो बनने के चक्कर में इसने कम कर दी। तो ये थोड़ा सा उसको देखें। दूसरे और एविडेंस जो आपके मिले हैं उसके साथ भी कंसिस्टेंट हैं चीजें, ठीक है, उसके साथ भी मिल रही हैं चीजें। इसने जो असम्पशंस यूज किए हैं, जो एस्टिमेट्स यूज किए हैं, क्या वो रीजनेबल है, ठीक है। जो इसने डाटा यूज किया है अपना निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए या इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्या वो डाटा एक्यूरेट है, उसकी कंप्लीटनेस वगैरह देखें आप, ठीक है। तो कहते हैं जनरली द ऑडिटर इज असेसिंग वेदर द एक्सपर्ट्स वर्क कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। आमतौर पर हम यही देख रहे होते हैं कि यार इसके काम से क्या मुझे सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, क्या ये मेरे रेलेवेंट है, क्या ये क्वालिटी की रिपोर्ट है, क्या ये इतनी सफिशिएंट है कि मुझे कुछ और ना करना पड़ रहा है, ठीक है, ये हमें देखना है। इफ द ऑडिटर डिसाइड्स दैट द वर्क ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट, अगर उसको लगता है नहीं नहीं भाई ये फारिग काम है, इतना एडिक्वेट है ही नहीं, फिर अब वो क्या, ISO 620 कहता है ही इज रिक्वायर्ड टू एग्री एडिशनल वर्क विद द एक्सपर्ट, या तो उसको बताया कि नहीं यार ये चीजें तुमने अच्छी नहीं की, इसको दोबारा करो, या वो कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, ठीक है भाई,
या अगर उसको लगता है if the auditor concludes that the work is not adequate for the audit purpose and the auditor cannot resolve the matter through additional audit procedure, खुद भी नहीं वो कर सकता, which may involve further work being performed by both expert and auditor or include employing or engaging another expert, it may be necessary to express a modified opinion in auditor's report in accordance with ISA 705 because the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence. देखें उसने कहा अगर ऑडिटर को लगता है काम एडिक्वेट नहीं है तो उसको कहें कि भाई जरा करो और का, अगर वो नहीं हो पाता उससे वो कहता नहीं इस बस यही था, मतलब कि सिचुएशन के अंदर आप फिर खुद ट्राई करें कुछ ऑल्टरनेट कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की, अगर वो भी नहीं हो पा रहे तो सिंपल सी बात है स्कोप लिमिटेशन लगी है ना, एविडेंस ही नहीं मिल रहा। जब एविडेंस ही नहीं आपको मिल रहा तो एविडेंस ना मिलने की बेस पर अगर मटेरियल हो वो चीज तो फिर आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाती है, ठीक है, ओपिनियन आपका क्वालिफाई हो जाएगा, रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाएगी तो ISA 705 जो हम पढ़ेंगे आगे उसके मुताबिक आप कर लेंगे। ओके भाई, अब उसने एक नीचे बड़ी अहम बात की है, कहता है ऑडिट करने की, ऑडिट ओपिनियन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो फुल्ली ऑडिटर की है। किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की है। आप रिपोर्ट में कहीं पर भी ये नहीं कह सकते यार उसने ये कहा है तो मैंने मान लिया, या ऑडिटर एक्सपर्ट ने या आपके इंटरनल ऑडिटर ने, अगर ओवरऑल बात की जाए, उसने बंदे ने मुझे ये कहा है कि कंपनी की फेयर वैल्यू ठीक नहीं है इस वजह से मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहा हूं। कहते नहीं नहीं, जिम्मेदारी आपने लेनी है, उसका नाम भी नहीं लेना आपने, नाम आप ले सकते हैं लेकिन सिर्फ उस जगह पे जहां पे बगैर नाम लिए बगैर रेफरेंस दिए बात समझ नहीं आ रही। होता है ना कि भाई आपने पूरी कहानी समझानी है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्होंने हायर किया, उन्होंने फलां किया, उन्होंने फलां किया, ठीक है, वहां पे आप उसको बता दें रिपोर्ट के अंदर मेंबर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अदरवाइज आप उस बंदे का मतलब इस तरह से नहीं शो कर सकते कि जिम्मेदारी आपके कंधों से उतर जाए। भाई यार जिम्मेदारी आपकी है, आपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी। ओके, ये उसने कहा, ठीक है। ये था हमारा इसके पास पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन है, इसमें कोई केस स्टडी वगैरह ऐसे सोचने वाली चीजें नहीं है, मेरे ख्याल में आप लोग खुद कर लेंगे। तो हम ना फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बढ़ेंगे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास 3 चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द ही सिलेबस आपका टाइमली एंड हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।